गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए कल मतदान है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कमर कस चुके हैं। गुजरात में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उधर वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि अपनी मनपसंद सरकार चुन सकें। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने 91 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मेहसाणा में सबसे ज्यादा 34 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं झालोद सीट पर सबसे कम 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे दौर में 6 सीटें एससी और 13 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र घाटलोदिया है, जबकि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लिमखेड़ा है। दूसरे चरण के लिए 851 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 782 पुरुष और 69 महिला उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,22,96,867 मतदाता करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,15,47,435 है, जबकि महिला मतदाता 1,07,48,977 है, जिनके लिए 25,558 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। सभी पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीनें भी लगाई गई हैं। चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं, ताकि राज्य में निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और गुजरात चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। मेहसाणा से धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से पूरब पटेल और बड़ोदरा से विकास श्रीवास्तव, और दाहोद से हमारे साथ नीरज भी जुड़ रहे हैं। और इन तमाम से हम चर्चा करेंगे कि आखिरी चरण के इस घमासान के लिए किस तरह से पूरी ताकत सबने झोंकी हुई है। पूरब से सबसे पहले सवाल रखते हैं। पूरब, किस तरह से तैयारियां हैं वहां पर, सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरह से पार्टियों ने, भले ही प्रचार अभी बंद हो गया हो, डोर टू डोर किस तरह से अभी भी कोशिश है वोटरों का मन बदलने की? बिल्कुल पिनास, चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन फिलहाल जो दूसरे चरण के मुख्य पार्टियां हैं दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, डोर टू डोर कैंपेन करने में लगी हुई है। जो रात्रि मीटिंग होती है, पब्लिक मीटिंग नहीं, लेकिन रात को सोसाइटी जाके लोग प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। कल वोट डाले जाएंगे 93 सीटों पर, जिसमें सबसे अहम जो है वो सेंट्रल गुजरात है, यानी अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद जैसे अर्बन वोटर जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात के मिलाकर करीब 38,000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। खास तौर पर अहमदाबाद की बात की जाए तो कई सारे वीआईपी वोटर जो है वो कल आने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वोट करने अहमदाबाद के रानीप इलाके में आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी, गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, वो वोट डालेंगे। आनंदीबेन, सब लोग अहमदाबाद में ही वोट डालेंगे। तो सुरक्षा के काफी पुख्ता और सटीक इंतजाम है। पिनाज, हमारे साथ मेहसाणा से धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे मेहसाणा में किस तरीके की उम्मीदें और आकांक्षाएं वहाँ के मतदाताओं की, खासकर तब जबकि वो पाटीदार आंदोलन का गढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कर्मस्थली भी। देखिए, मेहसाणा का जो राजनीतिक समीकरण है वो शायद इस पूरे गुजरात चुनाव की वो कड़ी है, वो तिलिस्म का चाबी है, जहां से फैसला होना है कि आखिर जो पाटीदार आंदोलन है, कांग्रेस की पूरी उम्मीदें अगर जिस पर हम लोग तिकड़ी पर कह रहे हैं, चाहे वो अल्पेश ठाकुर हो, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल जो चुनाव नहीं लड़ रहे, बाकी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कांग्रेस का एक कांग्रेस में शामिल होकर एक कांग्रेस के समर्थन से है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम मेहसाणा के में गौर करें तो ये विश्वनगर है, जहाँ से इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा ताकत मिली, और वहाँ हिंसा भी हुई और वहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें उग्र रूप जो है इसका देखने को मिला। तो मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर भी है। इस पूरे अगर हम लोग पूरे गुजरात चुनाव के इस बार के तमाम अगर पार्टियों को देख रहे हैं उलझते हुए, तो वो मेहसाणा है जिसको इस बात का फैसला करना है
कि आखिर दोनों में से जो चुनौती है, जो हार्दिक पटेल की या तमाम बाद में हार्दिक पटेल के साथ जुड़ते हुए कांग्रेस खड़ी होती हुई दिख रही है, उसको नरेंद्र मोदी पार कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि हमने पूरे चुनाव में देखा नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से एकमात्र चेहरा थे जो आम आदमी तक पहुंच रहे थे। बिल्कुल, मोदी का करिश्मा गुजरात में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिला पाएगा कि नहीं। विकास साहब वडोदरा में मौजूद हैं और वडोदरा की बात करें तो यहाँ से लोकसभा चुनावों में मोदी ने अपना खुद मतलब 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वडोदरा भी एक शहर था, तो यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो देखते ही बनती है। तो उसको लेकर किस तरह का आपको लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या उनकी मनस्थिति है? जब मैं वडोदरा आया हूं तो इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने का इस शहर को पूरा हक बनता ही है। यहाँ की आबो हवा से महसूस हो जाता है और यही सांस्कृतिक राजधानी जो है गुजरात की राजनीति में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ के चुनाव नतीजों के इतिहास पर नज़र डालें तो ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 9 पर इस समय बीजेपी काबिज है, जबकि 1 पर निर्दलीय विधायक है। लेकिन गुजरात की हालिया राजनीति में जो नए फैक्टर्स ऐड हुए हैं, मसलन जीएसटी, नोटबंदी या फिर कहें कि समूचे गुजरात में जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन असर दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वडोदरा के मतदाताओं पर कितना असर छोड़ती हैं। बात करने के लिए मेरे साथ खुद कुछ मतदाता हैं और इत्तेफाक से वो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उनके सामने मुद्दे क्या हैं मैं उनसे ही समझने की कोशिश करता हूँ। वडोदरा में मैंने देखा कि कास्ट फैक्टर नहीं है, ये पूरा कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, तो आपको क्या लगता है कि कास्ट फैक्टर कितना काम करेगा और आप लोग के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं बताऊंगा कि कास्ट फैक्टर जो है, जैसा कि आपने खुद कहा कि बड़ौदा में वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि बड़ौदा का जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करते। और जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है और अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गुजरात के युवा, बड़ौदा के युवा खुश है उस प्रकार से। रूरल में लेकिन फिर भी नेक टू नेक फाइट दिखती है। वहाँ पे पिछले चुनावों के नतीजों पे नजर डालें तो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी वहाँ पर आगे रही है। जी विकास, डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा है रूरल के लिए? जब डेवलपमेंट की बात करने जाए तो डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ अनुराग। देखिए, यहाँ पर लोग डेवलपमेंट को बड़ा मुद्दा मानते हैं। गुजरात के लोग, मतदाता खासकर, मुझे बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल जब ये लोग मतदान केंद्र पर उमड़ेंगे तो एक टर्नआउट बहुत अच्छा होगा और इस लोकतंत्र के पर्व में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तमाम गुजरात के मतदाता अपनी भूमिका निभाएं। आप तीनों सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात के चुनाव की। गुजरात के दूसरे चरण में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अगर दिग्गज है तो उनके साथ कई दागी और करोड़पति उम्मीदवार भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे चरण में बीजेपी की तरफ से बाव से शंकर भाई चौधरी, सिद्धपुर से जय नारायण व्यास, ऊंझा से नारायण भाई पटेल, बेचारजी से रजनीकांत पटेल, मेहसाणा से नितिन पटेल और विरमगाम से तेजस्वीबेन पटेल जैसे दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, मेहसाणा से जीवा भाई पटेल, दरियापुर से गयासुद्दीन शेख, मणिनगर से श्वेता ब्रह्म भट्ट और दाभोई से सिद्धार्थ पटेल सरीखे बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं। गुजरात में दूसरे दौर के दंगल में दागी उम्मीदवार भी कम नहीं है। 101 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 64 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या का केस चल रहा है। 7 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। बीजेपी के 22 और कांग्रेस के 25 उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 23 निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ भी संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए तो दूसरे दौर के दंगल में 199 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें बीजेपी के 66 और कांग्रेस के 67 उम्मीदवार हैं। इनके अलावा 31 निर्दलीय करोड़पति उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 39 लाख रुपए है। ऐसे में देखना होगा 18 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो किसके पाले में आएगी जीत और किसे लगेगा हार का झटका। टीम न्यूज़ नेशन।
गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीट पर 68% मतदान हुआ, जबकि 2012 में ही 71% रहा था। बिल्कुल, वहीं 93 सीट पर 2012 में 73% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की कोशिश है इस बार वहां भी बम्पर वोटिंग हो। पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को मतदान हुआ था और अब दूसरे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों पर 68% मतदान हुआ, जबकि 2012 में ये 71% था। इसलिए चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि दूसरे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट प्रतिशत बढ़ाएं। साल 2012 में 93 सीट में से 52 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। साल 2012 में 93 सीट पर वोट प्रतिशत 73% था। 2012 में बीजेपी ने 115 सीट पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट प्रतिशत 47.9% था। कांग्रेस ने 38.9% वोट प्रतिशत के साथ 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अन्य ने 13.2% वोट शेयर के साथ 6 सीट अपने नाम पर की थी। 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 3 साल से गुजरात से दूर हैं। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए भी कम चुनौती भरा नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबकी निगाहें वडनगर पर टिकी हुई हैं। वडनगर पीएम मोदी का गांव है और वो यहीं इसी गांव में पैदा हुए। एक चाय की दुकान से सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबकी निगाहें ऊंझा विधानसभा सीट पर हैं, क्योंकि ऊंझा में ही है पीएम मोदी का गांव वडनगर। ऊंझा में बीजेपी के नारायण भाई पटेल और कांग्रेस की आशाबेन पटेल के बीच मुकाबला है। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हाल ही में पहली बार वडनगर पहुंचे थे। दरअसल वडनगर का प्रधानमंत्री से बेहद अहम रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में ही हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई थी। बचपन में नरेंद्र मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता और चाचा की मदद करने के लिए ट्रेन में चाय बेचा करते थे। वडनगर गुजरात के सबसे पुराने शहरों में शामिल है। इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ हजारों साल पहले खेती होती थी। खुदाई के दौरान यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गहने और तरह तरह के हथियार बरामद किए गए। कहा जाता है कि प्राचीन समय में वडनगर गुजरात की राजधानी थी। ये प्राचीन शहर अर्जुनबारी, नादियोल, अर्थोल, घसकोल, पिथौरी और अमरथोल नाम के 6 गेटों से घिरा था। इनमें सबसे प्राचीन गेट अमरथोल है। वडनगर में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। 15वीं शताब्दी में बना हुआ हाटकेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार वडनगर गुजरात की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसके लिए सभी को 18 दिसंबर का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन।